उस जगह पर। पॉलीमर्स में 3 क्लास लगेगा, आज स्टार्ट किए हैं, 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट हो जाएगा, सारा नोट्स भी लिखवा देंगे और सब कुछ याद भी हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही आप फील करेंगे कि इसमें क्या है। पॉलीमर्स में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स कहते किसे हैं, फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, आज पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में ही चला जाएगा। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये मैकेनिज्म है। और उसके बाद मे बी सेकंड या थर्ड क्लास में हम लोग इंटर करेंगे सम इंपॉर्टेंट मोनोमर एंड पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आज एग्जाम्पल बताते वक्त में आपको जब स्ट्रक्चर लिखवाएंगे तो लगेगा कितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, ये तो याद ही नहीं होगा, कैसे याद, रटने का जरूरत नहीं है। वो वाला जो लास्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं सिलेबस में, सम इंपॉर्टेंट मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि सिर्फ मोनोमर याद रखना है, मोनोमर के कॉम्बिनेशन से कैसे पॉलीमर बनता है और उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे अभी इनऑर्गेनिक कंप्लीट किए तो बताए थे कि आप सिर्फ ये याद रखो कि Cr2O7 किस में कन्वर्ट करता है, Fe2+ किस में कन्वर्ट करता है, और बाकी का तो जो तरीका है उसके अनुसार से, क्योंकि पूरा इक्वेशन याद होने वाला नहीं है, वो नहीं होगा। अगर आप फॉलो किए होंगे मेरे इंस्ट्रक्शन को तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बना होगा और उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनेशन में भी बन जाएगा। अभी आते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि पॉलीमर्स कहते किसे हैं। पॉलीमर्स 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, पॉली एंड मर। पॉलीमर्स जो बोलेंगे वही लिखोगे, पॉलीमर्स ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एंड द वे द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो छोटे यूनिट एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं उन्हें मोनोमर कहा जाता है। मोनो का मतलब सिंगल होता है, और लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉलीमर का। एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जैसे अगर हम लोग इथीन की बात करें, नाम सुने होंगे आप इथीन का। इथीन के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पॉलीमराइज करते हैं तो ये पॉलीथीन का फॉर्मेशन करता है। पॉलीथीन जिनका ज़्यादातर यूज हम लोग कैरी बैग के रूप में करते हैं, प्लास्टिक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर में बैन लगाया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन अकाउंट ऑफ सोर्सेज, यानी कि पॉलीमर के सोर्स कौन कौन है, कहाँ से ये पॉलीमर आया है। इसके अनुसार से इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर उन्हें कहा जाता है जो या तो एनिमल या प्लांट से आते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर उन्हें कहा जाता है विच सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल। और सेमी सिंथेटिक उन्हें कहा जाता है जो नेचुरल पॉलीमर के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। जैसे आप सुने होंगे रबड़ के बारे में कि रबड़ प्लांट से निकल कर आता है। प्रोटीन्स ये भी पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स के, ये प्लांट से आते हैं। एनिमल में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो ये प्रोटीन हो गए, रबर हो गया, ये आपका कॉटन हो गया, फाइबर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो, ये सब के सोर्स जो है वो नेचुरल हैं, या तो एनिमल या प्लांट हैं। तो वो एग्जाम्पल हो गया किसका, नेचुरल पॉलीमर का। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल याद रखना है तो हम रबड़ लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में रबड़। सिंथेटिक पॉलीमर यानी कि जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कहीं उपजता नहीं है। कॉटन उपजता है, कपास का खेती किया जाता है, तो वो नेचुरल पॉलीमर हो गए। लेकिन नायलॉन, पॉलिस्टर ये लैब में बनाया जाता है केमिकल सब्सटेंस से। और इस नायलॉन और पॉलिस्टर का ही थैंक्स कीजिए कि हम और आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट में कपड़ा है और रेट जो है वो इसका एक आराम से खरीदने लायक होता है। अदरवाइज अगर ये आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर नहीं होते तो कॉटन का कीमत और कितना ज़्यादा होता। ऐसे भी अभी देख रहे हैं कि कॉटन का कीमत कितना होता है, और जब सब लोग का डिमांड कॉटन ही होता तो और कितना ज़्यादा प्राइस हो जाता। तो ये नायलॉन, पॉलिस्टर ये सिंथेटिक फाइबर हैं,
ये लैब में बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो इसमें हम लोग डाल सकते हैं नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एटसेट्रा। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक कहा जाता है जो नेचुरल फाइबर को या स्ट्रेंथ को हम लोग बनाते हैं। इन्हें ब्लेंडेड टेक्सटाइल भी कहा जाता है। ब्लेंडेड टेक्सटाइल यानी कि उसमें कुछ और मिला दिया गया। जैसे एक आप नाम सुने होंगे रेयॉन का, रेयॉन फाइबर है वो सेमी सिंथेटिक, ये आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर है। इसमें केमिकल के, कॉटन के केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। कॉटन हो गया नेचुरल फाइबर, कपास से बना, और उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एसीटेट सॉल्यूशन में डालते हैं, एसिटिक एसिड मिलाते हैं, तब इनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के अनुसार से पॉलीमर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर यानी कि जिसमें पॉलीमेरिक चेन के बीच में कोई ब्रांच नहीं हो, यानी कि इस तरीके से हो, इस तरीके का जो पॉलीमर होगा इसे हम लोग लीनियर पॉलीमर कहेंगे। ब्रांच चेन पॉलीमर यानी कि जिसमें पॉलीमेरिक चेन के बीच में ब्रांच हो, जैसे आइसो जैसा कुछ हो, यहाँ पर ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर में एक पॉलीमेरिक चेन और दूसरे पॉलीमेरिक चेन के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी ये इस तरीके से जुड़े हुए हो, इन्हें कहा जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल, पॉलीथीन का 2 एग्जाम्पल होता है, 2 कैटेगरी होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक लीनियर में आ जाएगा, दूसरा आपका ब्रांच्ड में आ जाएगा। अब ये ध्यान देना है, समझना है आपको कि हाई डेंसिटी लीनियर में आएगा या ब्रांच्ड में आएगा, लो डेंसिटी लीनियर में आएगा या ब्रांच में आएगा। हाई डेंसिटी कहने का मतलब जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल हो और वॉल्यूम क्या हो, कम। आप ऐसे समझो, आप बताओ तो ये बेंच बना हुआ है, इसमें ब्रांच लगा हुआ है, लेग बना हुआ है। एक कमरे में लकड़ी रखना है तो बेंच बना बना करके उसको रखा गया, और दूसरे कमरे में जो है वो ये सारा पार्ट जो फिक्स नहीं किया हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है। तो बताओ कहाँ लकड़ी ज़्यादा आएगा, बेंच बना करके रखेंगे तब या बगैर बनाए हुए रखेंगे तब? क्योंकि ये जो ब्रांच लगा हुआ है वो उसके डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि जहाँ जो ब्रांच चेन पॉलीमर है वो एग्जाम्पल किसका हो गया, लो डेंसिटी का, क्योंकि इसकी वजह से इनका डेंसिटी कम हो जाएगा। और जो लीनियर है वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। बोलो याद रहेगा? देखिए, तो लीनियर यानी कि जो पॉलीमेरिक चेन हो जिसमें कोई ब्रांच नहीं हो। ब्रांच चेन पॉलीमर में आइसो जैसे ग्रुप लगे हुए होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ गया लो डेंसिटी पॉलीथीन, और लीनियर के एग्जाम्पल में आ गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और यहाँ जो आप देख रहे हो क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क में एक पॉलीमेरिक चेन और दूसरे पॉलीमेरिक चेन के बीच में लिंकेज आ गया, ये इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप सुने होंगे कि रबड़ प्लांट से जो रबड़ निकलता है, नेचुरल रबड़, उसका स्ट्रेंथ कम होता है। उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिक्स करते हैं, उस फेनोमेनन को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। ये सल्फर डालने पर क्या होता है, ये सल्फर 2 पॉलीमेरिक चेन के बीच में लिंक का काम करता है, यानी कि ये क्रॉस लिंक्ड हो गया। और भी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं पॉलीमर्स, वो सब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल में आते हैं। अब इनका डिफिनेशन लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोग पढ़े पहला क्लासिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर सोर्सेज। सोर्स के अनुसार से कितने तरह का था, 3, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट, सिंथेटिक विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, और सेमी सिंथेटिक जो नेचुरल के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। दूसरा हम लोग पढ़े ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। लीनियर में हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच्ड में लो डेंसिटी पॉलीथीन, और क्रॉस लिंक्ड में बेकेलाइट, जहाँ पॉलीमेरिक चेन के बीच में जुड़ा होता है। बोलो इतना याद हो गया ना? ठीक है, आगे यहाँ है ऑन अकाउंट ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। सुन लो थोड़ा सा, उसके बाद लिखवा देंगे। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में 2 है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि अगर जुड़ रहे हैं मोनोमर एक दूसरे के साथ में
तब उस तरह के पॉलीमराइजेशन को एडिशन कहा जाता है। और कंडेंसेशन में कुछ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, यानी कि वहां पर भी मोनोमर जुड़ेंगे लेकिन उनके जुड़ने से कुछ बाहर निकलेगा। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ अनसैचुरेटेड मोनोमर होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन, मल्टीपल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट हो तो वहाँ पर एडिशन होगा, लेकिन अगर सैचुरेटेड हो तो उनको अगर जोड़ना है तो वहाँ से कुछ ना कुछ एलिमिनेशन होगा। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अगर मोनोमर हैं तो कंडेंसेशन होगा, और मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है तो वहाँ पर आपका एडिशन होगा। अब इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमो और को का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी कि एक जैसा, यानी कि एक ही जैसे अगर मोनोमर हैं और वो जुड़ते जा रहे हैं तब उस पॉलीमराइजेशन को हम लोग होमो पॉलीमराइजेशन करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में पॉलीथीन आता है। पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग इथीन से। ये देखो स्ट्रक्चर हो गया इथीन का। इथीन के लार्ज मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज करते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, CH2 और ये पॉलीमेरिक चेन है। जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि ये कैसे बन गया। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि देखो यहाँ भी CH2 था और यहाँ भी CH2 था, यानी कि ना तो बाहर से कुछ आया और ना ही यहाँ से बाहर निकला, सिर्फ ये चेन जो है जुड़ता चला गया। यानी होता क्या, इथीन 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 इस तरीके से हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर तीसरा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही ये बॉन्ड इनके बीच का टूटा, यहां बॉन्ड टूटा, तो जहां डबल बॉन्ड था अब उसकी जगह पर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर भी डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक किया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये इसके साथ में जुड़ गया, ये इसके साथ में जुड़ गया, तो यहाँ जो देख रहे हैं वो CH2। इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, इसके बारे में अभी ध्यान ज़्यादा मत दो। होमोपॉलीमर में आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर एक दूसरे से जुड़ते हैं। और दूसरा है कोपॉलीमर। को का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को को एजुकेशन कहा जाता है। के एग्जाम्पल में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है ब्यूटा 1,3 डाइइन, और दूसरा है स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां बेंजीन रिंग स्टाइरीन। इनके भी N नंबर और इनके भी N नंबर। N का मतलब लार्ज। जब ये एक दूसरे के साथ में मिलते हैं क्या हो गया, ये बुनाएस। यानी अभी हम ये बताएं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर, वैसे मोनोमर जिनके पास में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। अगर आइडेंटिकल मोनोमर के बीच में एडिशन पॉलीमराइजेशन हो तो उस पॉलीमराइजेशन को होमो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और अगर टू या मोर डिफरेंट मोनोमर्स के बीच में हो तब उन्हें हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। जैसे पहले वाले में देखो सिर्फ इथीन है, इनके पॉलीमराइजेशन से बना पॉलीथीन, लेकिन कोपॉलीमर में देखो दो अलग अलग मोनोमर हैं, एक ब्यूटा 1,3 डाइन है, दूसरा क्या है स्टाइरीन, तो इसके कॉम्बिनेशन से बना बुनाएस। आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा कि पूछा जाएगा कि ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है या कोपॉलीमर का, तो बुनाएस दिया हुआ है तो बुनाएस किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, कोपॉलीमर का, और बाकी के ये सभी जो है वो होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन हुआ कैसे है, उसके अनुसार से इसको दो पार्ट में बांटा गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर मोनोमर के पास में मल्टीपल बॉन्ड हैं तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, और अगर मोनोमर के पास में फंक्शनल ग्रुप हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा।
एडिशन पॉलीमराइजेशन का दो टाइप, अगर आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर जुड़ रहे हैं तो होमोपॉलीमर, और टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर जुड़ रहे हैं तो कोपॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमर्स होंगे, यानी कि जिनमें कम से कम 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप होगा, वैसे मोनोमर होंगे। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे नायलॉन 66, एक क्वेश्चन भी पूछता है नायलॉन 66 में ये 66 क्या है। जैसे अभी जब आपको एग्जाम्पल बताया तो आपके क्वेश्चन आया नायलॉन तो सही है, नायलॉन 66 क्या हो गया। अभी जब स्ट्रक्चर बताएंगे तब समझ में आएगा कि नायलॉन 66 में एक्चुअली ये 6 है क्या, उसके बारे में। नायलॉन 66 का फॉर्मेशन इसके 2 मोनोमर से किया जाता है, एक है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन CH2 6NH2, इनका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन, मिथाइलिन डायामाइन। इनके नंबर N होंगे, यानी कि लार्ज नंबर। और दूसरा है एडिपिक एसिड, C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O और OH। हेक्सेन डायोइक एसिड कहा जाता है, लेकिन अभी इसका कॉमन नेम याद रखो, बाद में फिर बताएंगे कि इसका आयुपैक नेम क्या है इसी चैप्टर में। एडिपिक एसिड, ये दोनों मोनोमर हैं और इन दोनों मोनोमर के कॉम्बिनेशन से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O। और साथ में बनता है NH2। अब देखो यहां पर यह स्ट्रक्चर है नायलॉन 66। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये देखने से ही लग रहा है कि यह स्ट्रक्चर का फार्मूला तो एग्जामिनेशन में हमसे लिखाएगा नहीं, गारंटी आपसे ही लिखाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल लिखाएगा आपसे। ये तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पूरा एक दिन ऐसे ही लिखने में जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में जो थर्ड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोनोमर क्या है और उसका पॉलीमर कैसे बनेगा। हालांकि हिंट्स अभी ही दे देते हैं हम आपको कि कैसे ये बना है, आपको सिर्फ ये याद रखना होगा मोनोमर, और वो कैसे याद होगा वो हम बताएंगे उस जगह पर। अभी तो बोले थे कि हम एग्जाम्पल जब स्टार्ट किए थे क्लास उसी वक्त में कि जब एग्जाम्पल बताएंगे तो कुछ स्ट्रक्चर देख करके लगेगा आपको कितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर याद कैसे होगा, उसका तरीका बताया जाएगा कैसे याद होगा। जो जैसे यहाँ ये हेक्सामिथाइलिन डायामाइन है और ये एडिपिक एसिड है, यहाँ पर ये अमाइन ग्रुप लगा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब एक दूसरे के नज़दीक में आते हैं तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है CONH का, और यहाँ से H2O बाहर निकलते हैं। देखो H2O कैसे बाहर निकला, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये बाहर निकला। यानी कि अमाइन ग्रुप का कौन सा पार्ट बाहर निकलता है, H, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, यानी कि यहाँ से OH बाहर निकलेगा। बाकी अब पार्ट को जोड़ देना है। देखो तो यहाँ से H के अलावा बाकी क्या बचा हुआ है, NH CH2CX NH, अब यहाँ CO CH2 4 CO, और यहाँ से OH निकल गया। ऊपर वाला ही पार्ट है कि नहीं है, यानी कि अगर ऊपर वाला याद है तो बाकी H2O को निकाल करके रेस्ट पार्ट को जोड़ दिए हैं। तो ये कंडेंस किया है, इधर भी फंक्शनल ग्रुप इधर भी फंक्शनल ग्रुप, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O बाहर निकले हैं। इसलिए इस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। यहाँ N कहने का मतलब फिर इसके बगल में दूसरा अमाइन ग्रुप होगा, फिर उसके बगल में कार्बोक्सिलिक होगा, फिर अमाइन होगा, तभी तो ये चेन बनते चले जाएंगे पॉलीमेरिक। तो N कहने का मतलब लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर जुड़ते चले जाएंगे। इनको नायलॉन 66। अब सवाल उठता है क्यों कहा जाता है, आप बताओ तो इसके मोनोमर कौन है, बोर्ड पर ही लिखा हुआ है, देखकर कहीं बोलो। नायलॉन 66 के मोनोमर कौन कौन है,
हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड। ठीक है, अब आप बताओ हेक्सामिथाइलिन डायामाइन में कितना कार्बन एटम है? 6। और एडिपिक एसिड में कितना कार्बन है? ध्यान से देखो, इसमें भी 6 है। 4 कार्बन एटम यहां, 5 एंड 1 6। तो हमको लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। नायलॉन 6 कहने का मतलब इट्स बोथ मोनोमर हैव 6 कार्बन एटम। तो आगे हम लोग को एक और टाइप मिलेगा नायलॉन का, नायलॉन 2 नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो इसका मतलब क्या निकलता है? वन मोनोमर हैज 2 कार्बन एटम एंड अदर मोनोमर हैज 6 कार्बन एटम। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया नायलॉन 2 नायलॉन 6। यहाँ नायलॉन 6 इसलिए नाम पड़ा बिकॉज इट्स बोथ मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायामाइन एंड एडिपिक एसिड हैव 6 कार्बन एटम। ठीक है, नोट कीजिए। यहां ध्यान से सुनिए, इसको आप डाइजेस्ट करते हैं। यहां हम लोग बात करें पॉलीमर्स के जो पॉलीमेरिक चेन बने, यानी कि इस तरीके से जो चेन बन गया, एक पॉलीमेरिक चेन, ये दूसरा पॉलीमेरिक चेन, ये तीसरा पॉलीमेरिक चेन। सुनो सुनो सब, बस 5 मिनट और। ये पॉलीमेरिक चेन बना है। अब इस पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो उसके अनुसार से ये 4 क्लासिफिकेशन है। अगर इनके और इनके बीच में वीक फोर्स लग रहा है, वीक फोर्स लग रहा है, तब वो किसका फॉर्मेशन करेगा? इलास्टोमर का। अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो फॉर्मेशन किसका करेगा? फाइबर का। अगर इनके बीच में वीक और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का बन रहा है इंटरमीडिएट, यानी कि वीक से ज्यादा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कम, तो वो थर्मोप्लास्टिक। और अगर इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे बताया कि यहां सल्फर जुड़ गया या कोई और दूसरा स्पेसीज जुड़ गया, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल में था, तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, तब उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन कर लेगा? थर्मोसेटिंग का। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में और, वैसे प्लास्टिक, वैसे पॉलीमर्स जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं उन्हें हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और जो हीट करने पर भी सॉफ्ट नहीं हो उसे हम लोग थर्मोसेटिंग कहते हैं। प्लास्टिक के भी कैटेगरी में ऐसे ही आता है। आपसे पूछा भी जा सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो पेन यूज करते हैं, अब उसको पता करना है कि ये थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग है, तो आप जरा गेस करो कि अगर उसको हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा, मेल्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर मेल्ट करेगा तो इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक है, और अगर मेल्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब थर्मोसेटिंग। अब आप बताओ, आपके घर में जो कुकर का हैंडल लगा हुआ होता है, वो हैंडल गर्म करने के बाद में सॉफ्ट होता है, मेल्ट करता है कि नहीं करता है? तो इसका मतलब वो थर्मोसेटिंग है। तो थर्मोसेटिंग एक ही बार अपने पूरे लाइफ में सॉफ्ट होता है, मेल्ट करता है, उसके बाद वो मोल्ड नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस वक्त में उसको शेप देना होता है उस वक्त में उसको सांचा में डाला जाता है, वो मेल्ट किया, उस शेप को एक्वायर कर लिया, अब ये क्रॉस लिंक्ड हो गया, अब वो फिर से मेल्ट नहीं करेगा। जबकि ये जो थर्मोप्लास्टिक नेचर का है, विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसको हम लोग बार बार मेल्ट करके बना सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का आपका कुछ बना हुआ है, फिर उसको आप डाल दीजिए फर्नेस में, फिर से वो मेल्ट कर जाएगा, फिर से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। फिर से आ जाओ। On account of intermolecular forces, there are 4 types of polymer. If there is weak intermolecular forces between polymeric chain, then it has elastic property. वो elastic nature का होता है, and the polymer is called elastomer. If there is a strong hydrogen bond between 2 polymeric chain, then it is called fiber. आप अंदाज लगा सकते हैं कि नायलॉन का फाइबर, जो रस्सी वगैरह बनाया जाता है नायलॉन का, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसका। ठीक है, वो आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके पॉलीमेरिक चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अगर इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमीडिएट ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, जिसे बार बार हम लोग कर सकते हैं। और जहां पर एक पॉलीमेरिक चेन और दूसरा पॉलीमेरिक चेन क्रॉस लिंक्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक, 2 मिनट में अभी तक हम लोग आज क्या पढ़े जो, अब इसको याद करो, सब आपके दिमाग में है। क्लासिफाई के तो आया पॉलीमर, पॉलीमर कहते किसे हैं? पॉलीमराइजेशन है क्या? तो पॉलीमर मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ मोनोमर इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन।
इसके बाद क्लासिफिकेशन आया। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ देयर सोर्सेज, कौन कौन, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ये आ गया। सेकंड क्लासिफिकेशन था ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन सा, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। लीनियर का एग्जांपल बताओ, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच का लो डेंसिटी पॉलीथीन, और इनका बेकेलाइट, ये आ गया। थर्ड क्लासिफिकेशन था मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इफ मोनोमर्स हैव मल्टीपल बॉन्ड then it goes to addition polymerization, and if monomer has bifunction या trifunctional group तब वो आएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में अगर आइडेंटिकल टाइप ऑफ मोनोमर है तो होमोपॉलीमर, और टू और मोर डिफरेंट मोनोमर है तो कोपॉलीमर बना। और लास्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर वीक फोर्सेज हैं तो इलास्टोमर, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फाइबर, अगर इनका इंटरमीडिएट है तो थर्मोप्लास्टिक, और अगर क्रॉस लिंक्ड है तो थर्मोसेट। याद हो गया ना? तो बोले थे आपको कि यही याद करवा देंगे, यहाँ याद करवा दिए। और ये सब जो है आप में से कई लोग ऑनलाइन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।